मौजूदा समय में अपॉर्चुनिटी अपनी यात्रा के निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, क्योंकि इसने एक विशाल धूल के तूफान के कारण पृथ्वी से संपर्क खो दिया है। इसके सौर पैनल्स के धूल में ढके होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि इसकी बैटरी समाप्त हो चुकी है। नासा को उम्मीद थी कि मौसम साफ होने के बाद यह रिबूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जर्नी के पिछले भाग में हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी ईगल क्रेटर में लैंड हुआ, फिर इसने अपने सबसे करीबी क्रेटर एंड्योरेंस की जांच की और एरेबस क्रेटर की ओर चला गया। अपॉर्चुनिटी रोवर एंड्योरेंस क्रेटर में रुकने के स्थान से मुश्किल से करीब 5 किलोमीटर की यात्रा कर पाया है, जिसमें इसे रेत के टीलों के ऊपर से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर यह 1 सप्ताह के लिए रेत के टिब्बे में भी फंस गया, जिसे प्योर गेटरी नाम से जाना गया। सौभाग्य से रोवर कड़ी मशक्कत के बाद टिब्बे से निकल गया और जैसे ही एरेबस क्रेटर की ओर बढ़ा, मिशन कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिकों ने भविष्य में होने वाले व्हील स्लिपेज को रोकने के लिए रोवर पर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। पिछली बार हम अपॉर्चुनिटी रोवर के मंगल ग्रह पर मिशन के 550वें दिन तक पहुंचे थे, जिसमें हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी रोवर एरेबस क्रेटर की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी एरेबस के पास पहुंचा, वह जमीन के उन हिस्सों की तरफ गया जहां से ठोस चट्टानें मिट्टी से उभरी हुई थीं। मिशन कंट्रोलर्स ने इस हिस्से का नाम एरेबस हाईवे रखा है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड से जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी रोवर का मुख्य मिशन मंगल प्लैनेट पर पानी के संकेतों की खोज करना था, जिसके सुराग अक्सर प्लैनेट की चट्टानों में पाए जा सकते हैं। इसके लिए रोवर ने अपने रॉक एब्रेशन उपकरण का उपयोग चट्टानों में सर्कल्स बनाने के लिए किया। अपॉर्चुनिटी माइक्रोस्कोपिक कैमरे से लैस है, जिसका उपयोग यह पानी के सबूत खोजने के लिए चट्टानों की विभिन्न संरचनाओं की तुलना कर सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि रोवर के सामने अपॉर्चुनिटी की पहियों के निशान हैं। ये फ्रंट कैमरा ही है, लेकिन कभी कभी मिशन कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिक इसे जांचने के लिए पीछे की ओर भी ले जाते हैं। एरेबस बहुत पुराना है और मिटता हुआ गड्ढा है, जो केवल कुछ उभरी हुई चट्टानों को दिखाते हुए रेत से भरा है। यदि हम इसे पहली बार जमीन से देखें तो शायद बता ना पाए कि ये एक क्रेटर है, क्योंकि ये बहुत उथला है और मिट गया है। यह केवल सैटेलाइट तस्वीरों से ही दिखाई देता है। एरेबस क्रेटर का व्यास 350 मीटर है और यह एंड्योरेंस क्रेटर से लगभग 2 गुना बड़ा है। अपॉर्चुनिटी वास्तव में इस क्रेटर के अंदर नहीं गया, इसमें केवल और ज्यादा रेत के टीले थे और कुछ नहीं। बावजूद इसके जब रोवर इस क्रेटर तक पहुंचा तो इस बार यह इसके रिम में फंस गया। यहाँ तक कि इस क्रेटर के रिम पर सावधानी से घूमने के बावजूद भी इसके पहिए रेत में डूब गए। सौभाग्य से सॉफ्टवेयर, जो कुछ हफ्तों पहले ही अपडेट किए गए थे, ने नोटिस किया कि पहिए फिसल रहे हैं और सॉफ्टवेयर ने इसकी ड्राइव कमांड को रोक दिया। तो आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी रोवर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति द्वारा रियल टाइम में एक जॉयस्टिक से कंट्रोल नहीं किया जाता है। पृथ्वी और मंगल कितने करीब हैं, इसके आधार पर 6 मिनट से 40 मिनट के बीच इसमें टाइम डिले बहुत ज्यादा है। इसलिए रोवर को एक जॉयस्टिक से कंट्रोल करने के बजाय इसे ड्राइव कमांड्स दी जाती हैं। मिशन कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिक इन समान नेविगेशनल तस्वीरों का उपयोग, जो आप यहाँ देख रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड तस्वीरों के साथ तुलना करने के लिए करते हैं और एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी को कमांड देते हैं, जहां ये फिर से अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए एक नई तस्वीर लेगा। सॉफ्टवेयर जिसने अपॉर्चुनिटी को अटकने से रोका था का मतलब था कि मिशन कंट्रोलर्स रोवर को कई सप्ताह की देरी के बिना बाहर निकाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ने मंगल प्लैनेट पर अपने समय के दौरान ईएसए मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के साथ कोलैबोरेट कर लिया। इस दौरान मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर इस प्लैनेट के ऑर्बिट से इसकी सतह पर मौजूद विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की खोज करने के लिए इसकी तस्वीरें ले रहा था। वास्तव में सतह के सैंपल्स के बिना जो डेटा इसने इकट्ठा किया था, उसकी व्याख्या करना कठिन हो सकता था। हालांकि अपॉर्चुनिटी सतह पर मौजूद मटेरियल से फिजिकली इंटरेक्ट कर सकता था। रोवर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कि क्या मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा सही था या नहीं के साथ साथ ऑर्बिटर द्वारा भविष्य की ऑब्जर्वेशंस को सुधारने में भी मदद की। अपॉर्चुनिटी एरेबस क्रेटर के पास था जब इसने मंगल प्लैनेट के निकटतम और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस से सूर्य का एक अविश्वसनीय ट्रांजिट देखा।
रोवर अभी भी एरेबस क्रेटर के चारों ओर अपना रास्ता बना रहा था कि तभी धूल का एक बड़ा तूफान आया और अपॉर्चुनिटी कुछ दिनों के लिए अंधेरे में डूब गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम तूफान से हुए अंतर को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे की स्पष्ट तस्वीर होने से धूल के कण भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सौर पैनल्स पर धूल भी जम जाती है, जिसका अर्थ है कि यह उतनी बिजली पैदा नहीं कर सकता। बहुत सौभाग्य से मंगल प्लैनेट पर कभी कभी तेज हवाएं भी चलती हैं। इस तरह की हवाएं शायद रोवर के ऊपर से गुजरी होंगी, जिससे रोवर के सौर पैनल्स और कैमरे से धूल उड़ गई होगी। अगर अपॉर्चुनिटी द्वारा भेजी गई इस फुटेज को स्पीड अप किया जाए तो हम इस सफाई को नोटिस कर सकते हैं। कैमरे पर जमी इस धूल को देखिए, समय के साथ ये कैसे गायब हो गई। अपॉर्चुनिटी के पास अपने आप इस धूल को साफ करने के लिए साधन नहीं है, इसलिए ये हमेशा होने वाली इन सफाई की घटनाओं पर निर्भर करता है, जो कि 15 साल के मिशन के दौरान शुक्र है समयानुसार होती रही। हालांकि एरेबस क्रेटर पर मौजूद होने के समय अपॉर्चुनिटी को अपने पहले मैकेनिकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा। इसका हाथ हर समय अटक रहा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक तार टूटी हुई थी। हालांकि मोटर तब भी काम करता अगर उसे ज्यादा पावर दी जाती। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद इंजीनियर्स ने तय किया कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सबसे अच्छी बात यह होगी कि केवल हाथ को दूर रखा जाए। कम दूरी पर इसे होवर स्टॉप पोजीशन में रखा जाएगा। इस फुटेज में इस नकल का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है कि ये इस होवर स्टॉप स्थिति में हाथ के साथ कैसे यात्रा कर सकता है, जहां हाथ बाहर है लेकिन ये कोहनी पर वापस रोवर की ओर झुका हुआ है। उन्होंने सोचा कि हाथ से काम न लेने की बजाय इसे इसी पोजीशन में रखना ठीक है, क्योंकि कम से कम ये अभी भी कुछ इस तरह फंक्शनल होगा। अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट पर यह हाथ में मोटर के हीटर के साथ एक समस्या का सामना कर रहा था, जो टर्न ऑफ नहीं हो रहा था। इंजीनियर्स इसे टी स्टेप स्विच के साथ बंद करने में कामयाब रहे, जिसका अर्थ है कि अगर मोटर बहुत गर्म हो जाए तो थर्मामीटर स्विच हीटर की बिजली काट देगा। लेकिन जैसे जैसे मंगल ग्रह की सर्दी नजदीक आती गई, जहां धूप कम थी, वहां पूरी रात हीटर चलाने की पर्याप्त पावर नहीं थी। इंजीनियर्स ने इसे रात में बैटरी को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके इस समस्या को सुलझाया। लेकिन इससे एक और समस्या पैदा हो गई, जहां दिन और रात के बीच में तापमान में बहुत बड़े बदलाव होंगे, वहां मोटर तेजी से खराब हो जाएगी। मिशन के इस पॉइंट पर यह मोटर पूरी तरह से बंद हो गई। इंजीनियरों ने अस्थायी रूप से मोटर में अधिक करंट भेजकर इसे ठीक कर दिया। फरवरी 2006 तक या रोवर के मंगल ग्रह पर 744वें दिन अपॉर्चुनिटी ने एरेबस क्रेटर के चारों ओर अपनी अंतिम साइट का दौरा किया, जिसे पेसन आउटक्रॉप्स कहा गया। अच्छी परतों वाले इन चट्टानों में अरबों साल पहले गठित प्राथमिक और माध्यमिक तलछटी बनावट की एक विविध श्रृंखला दिखाई देती है। यहाँ जो संरचनाएं देखी गई वे संभवतः हवा और पानी की प्रक्रियाओं के मिश्रण के कारण थी। 766वें दिन अपॉर्चुनिटी ने एरेबस क्रेटर की रिम को छोड़ दिया और सबसे बड़े और सबसे शानदार गड्ढे की ओर गया। यह बड़े लहरों के आकार के रेत के टीलों से होकर गुजरा। ये एक प्रकार का रेत का टिब्बा है जो हमारे पास पृथ्वी पर नहीं है। हालांकि अपॉर्चुनिटी ने उभरी हुई चट्टानों के रास्तों से चिपके रहने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत आसान है और रोवर रास्ते में रुक रुक कर जांच भी कर सकता है। ये छोटे पत्थरों से बने रास्ते एक रहस्य हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं जानते हैं कि ये इस तरह कैसे बने। 883वें दिन अपॉर्चुनिटी लगभग फिर से अटक गया। पहले मिशन कंट्रोलर्स हर दिन प्रोग्रेस की गति से रोमांचित थे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रेटर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस क्रम में इस टिब्बे से बाहर निकलने में 4 दिन लग गए, जिसे उन्होंने जामरबर्ग नाम दिया। नौकायन की खाड़ी यानी बे ऑफ वेलिंग के लिए एक डैनिश टर्म। एरेबस को छोड़ने के लगभग 200 मार्चन दिनों के बाद यह विक्टोरिया पहुंचा और इसने जो देखा वो अद्भुत था। ऊंची चोटी की दीवारें, एक ढलान युक्त खाड़ी और बीच में सुंदर रेत के टीले। अपॉर्चुनिटी पहले से ही कई बाधाओं को दूर कर चुका था और अंत में ये दृश्य एक पुरस्कार की तरह था। अपॉर्चुनिटी की यात्रा के इस दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे की जर्नी हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे।
इस एपिसोड के बारे में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा।